हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में अध्याय 6 जैव प्रक्रम के भाग 1 के अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। उसी कड़ी में आज हमारा भाग नंबर 2 है। अध्याय 6 जैव प्रक्रम का पार्ट 2 है, जिसमें हम इस चैप्टर के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है और काफी महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा के अंदर कई सारे प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। तो भाग 2 के तहत हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है? वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम कौन सा आपका विकर यानी कि जो एंजाइम है वो करता है? तो वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है? लाइपेज। पेप्सिन क्या काम करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। इमाइलेज क्या करता है? तो इमाइलेज आपका स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदलने का काम इमाइलेज करता है। फिर बात करें ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? तो ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किसको? प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। कहां पर? छोटी आंत के अंदर ये काम करता है। ठीक है, छोटी आंत के अंदर प्रोटीन को तोड़ने में, प्रोटीन तोड़ने का जो कार्य है वो ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी जो श्वसन है वो प्रक्रिया कैसी होती है? उपचयन होती है, अपचयन होती है, उत्सर्जन होती है या अवशोषण होती है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो होती है उपचयन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है, और जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे कहते हैं अपचयन। ठीक है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ऊर्जा या ऊष्मा कुछ भी क्या होती है, बाहर की तरफ उत्सर्जित होती है। और अवशोषण में क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का अंदर की ओर अवशोषण होता है। तो जो श्वसन प्रक्रिया है वो आपकी उपचयन अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3। यदि लार में लारे इमाइलेज का अभाव हो जाए, यदि लार के अंदर जो लार इमाइलेज होता है, ठीक है, लार के अंदर लार इमाइलेज होता है, उसका यदि अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? यदि लार के अंदर लार इमाइलेज का अभाव हो जाए तो आपको पता है इमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदलता है। तो यदि इमाइलेज का अभाव हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्टार्च का शर्करा के अंदर विघटन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्टार्च का शर्करा में विघटन नहीं होगा, क्योंकि इमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, तो ऐसी क्रिया में स्टार्च का पाचन नहीं हो पाएगा। अगला, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? भोजन नली का ऐसा कौन सा भाग है जो यकृत से पीत रस को प्राप्त करता है? तो वो है आपका छोटी आंत। कौन सा अंग है? छोटी आंत। प्रश्न संख्या 5। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका कारण क्या है? मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्राय जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं उनके पैरों में जकड़न हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पायरुवेट का एथेनॉल के अंदर परिवर्तन। क्योंकि जब पायरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या कमी के अंदर विखंडन होता है तो क्या बनता है? एथेनॉल यानी एल्कोहल बनता है, और उसकी वजह से उनके पैरों के अंदर जकड़न आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण किस भाग से होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, जो जठर रस का एक भाग होता है, उसका स्राव होता है आपके आमाशय से। प्रश्न संख्या 7। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने वाले जो जैविक उत्प्रेरक हैं उन्हें हम एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम। प्रश्न संख्या 8। पर्णरंध्र यानी जो पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनके खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित पर निर्भर करती है। वो किस पर डिपेंड करती है? तो वो गाइड कोशिका में जल की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर? गाइड कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा होती है उस पर निर्भर करती है कि रंध्र कब खुलेंगे और कब बंद होंगे। अगला, प्रश्न संख्या 9। निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? इनमें से क्या है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होता है,
प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये नहीं होता। किसका उत्सर्जन होता है? आपके ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या जरूरी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी और ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप ही ऑक्सीजन क्या होती है? बाहर की तरफ उत्सर्जित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, पानी जरूरी है और आपका क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित या हरित लवक जरूरी है। ऑक्सीजन कोई जरूरी नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर द। अगला, पत्ती की सतह पर, जो पत्तियां होती है उनकी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। प्रश्न संख्या 12, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है? आप सबको पता है पत्तियों के अंदर होती है। वजह क्या है? कि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, आहार नली का वह भाग जहां कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, वो भाग है आपका ग्रसिका। ग्रसिका के अंदर और ग्रास नली के अंदर पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। प्रश्न संख्या 14, आमाशय में पाया जाता है। तो आमाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? आमाशय के अंदर HCl भी होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम भी होते हैं और श्लेष्मा भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होता है। प्रश्न संख्या 15, आहार नली का सबसे लंबा भाग आप सब जानते हैं छोटी आंत होती है। अगला, सूक्ष्म रोम का कार्य होता है। जो सूक्ष्म रोम होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, हमारी त्वचा के ऊपर भी होते हैं और पत्तियों के अंदर भी होते हैं। उनका काम क्या होता है? एक तो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना होता है और एक भोजन का अवशोषण करना होता है। तो यहां पर भोजन का अवशोषण मतलब पत्तियों की बात हो रही है, ठीक है, पेड़ पौधों की बात हो रही है। तो दोनों ही कार्य है, ठीक है, एक तो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना और एक भोजन का अवशोषण करना। ये पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो सूक्ष्म रोम हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उनका कार्य होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया कैसी है? ऊष्मासेपी, ऊष्माशोषी, दोनों या दोनों ही नहीं? तो श्वसन के अंदर क्या होता है? ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, तो ये ऊष्मा आपकी सेपी अभिक्रिया है। ग्लूकोज का पाइरूवेट के अंदर विखंडन कहां होता है? तो ग्लूकोज का पाइरूवेट के अंदर जो विखंडन है वो होता है कोशिका द्रव्य में। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में। अगला, एटीपी का उपयोग होता है। एटीपी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका उपयोग होता है पेशियों को सिकुड़ने में, सही बात है, प्रोटीन के संश्लेषण में, तंत्रिका आवेश संचरण में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज का कार्य क्या होता है? लार के अंदर पाए जाने वाला जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है? अभी हम देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का शर्करा के अंदर विघटन करता है। स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में बदलने का काम करता है एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है कि वसा का वसीय अम्लों के अंदर विघटन कौन करता है? लाइपेज करता है। अगला, यकृत के द्वारा पीत रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? तो यकृत के द्वारा जो पीत रस है वो छोटी आंत के अंदर स्रावित किया जाता है। प्रश्न संख्या 22, कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो आयोडीन विलयन परीक्षण होता है उसके अंदर नीला बैंगनी रंग प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 23, आहार नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का जो पूर्ण पाचन की क्रिया है वो होती है छोटी आंत के अंदर, ठीक है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण अवश्य वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला प्रश्न है, आमाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है? तो आमाशय से निकलने वाले जो प्रोटीन का पाचन करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है आपका पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन, ठीक है। फिर दूसरा, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम। तो अग्नाशय से निकलने वाला जो प्रोटीन पाचक जो आपका एंजाइम है वो है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा है? ट्रिप्सिन। ये आपको याद रखना है। देखो, आमाशय से कौन सा निकलता है? पेप्सिन। और अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम निकलता है वो होता है ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन खाली जगह में होता है। कहां पर होता है बच्चों? छोटी आंत के अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको भरना है छोटी आंत। चौथा, अग्नाशय से निकलने वाला वसा पाचक विकर का नाम। अग्नाशय से निकलने वाले वसा का पाचन करने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज, ठीक। फिर प्रश्न संख्या 5, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली गैस छूने के पानी को दूधिया कर देती है।
तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा खाली जगह होती है, तो कोशिकीय प्रक्रमों के लिए जो ऊर्जा मुद्रा है वो किस रूप में होती है? ATP के रूप में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन खाली जगह में होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का जो विखंडन है वो होता है कोशिका द्रव्य में। कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है। अगला, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन कहलाता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो विखंडन है उसी को हम कहते हैं श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखें क्या दिया हुआ है, वो आपके सामने दिया हुआ है। पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद खाली जगह और जल प्राप्त होता है। तो जब पाइरुवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर क्या होता है? विघटन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? एथेनॉल और जल। क्या बनता है? एथेनॉल, या कह सकते हैं अल्कोहल और जल बनता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में खाली जगह गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पादपों में भोजन का संवहन कौन से ऊतक के द्वारा होता है? आप सबको पता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। और जल और खनिज लवणों का अवशोषण आपके जाइलम ऊतक के द्वारा। जलीय जीव श्वसन के लिए खाली जगह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जलीय जीव श्वसन के लिए जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, यानी जो जलीय ऑक्सीजन होती है, उसका उपयोग करते हैं। मनुष्य के शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध करवाती है, तो मनुष्य के शरीर में जो आपकी वायु कूपिकाएं होती है, क्या होती है? वायु कूपिकाएं। ये वायु कूपिकाएं गैसों के विनिमय हेतु क्या करती है? सतह उपलब्ध करवाती है। प्रश्न संख्या 15। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खाली जगह उत्तरदायी होता है, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आपका ब्लड यानी रक्त उत्तरदायी होता है। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खाली जगह रक्त का थक्का जमा कर अनुरक्षण करती है, तो जो प्लेटलेट्स होती है, बिंबाणु, प्लेटलेट्स इन्हीं को कहते हैं बिंबाणु, वो क्या करती है? रक्त का थक्का जमा के रक्त बहने से रोकती है। अगला, खाली जगह में कपाट पाए जाते हैं, किसमें? तो आपका जो हृदय होता है, हृदय के अंदर कपाट पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? मानव हृदय में 4, 2 आलिंद और 2 नीले। तो ये थे आपके रिक्त स्थान वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़े मिलाइए। पहला है जाइलम, तो आप सबको पता है कि जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है पादपों के अंदर जल और खनिज लवणों का परिवहन, यानी कि बी के साथ मिलान करना है। किसके साथ? बी के साथ। मछलियों का हृदय, मछलियों का हृदय कैसे होता है? 2 कोष्ठीय, यानी कि सी के साथ मिलान करना है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वो होती है गुरुत्व के विपरीत दिशा। वाष्पोत्सर्जन की जो दिशा है वो गुरुत्व बल के विपरीत होती है। फिर वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन, ये क्या कहलाता है? जो अनावश्यक पदार्थ है उनका निष्कासन कहलाता है उत्सर्जन। फिर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, तो नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो होता है आपका यूरिया और यूरिक अम्ल। फिर यूरिया का निर्माण कहां पे होता है? यूरिया का निर्माण होता है वक्रत में। फिर वक्रक की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। फिर पेशीय संरचना, पेशीय संरचना किसकी होती है? मूत्राशय की। फिर वृक्षों की छाल, गोंद तथा रेजिनस, ये क्या होते हैं? ये पादप उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको सबको अच्छे से मिला देना था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, सत्य और असत्य। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी कायम में पूर्ण होती है, बिल्कुल गलत। ठीक है। दूसरा, एटीपी का पूर्ण नाम अमीनोसिन डाइफॉस्फेट है, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी गलत, असत्य। मनुष्य का हृदय 3 कोष्ठीय होता है, बिल्कुल गलत, 4 कक्षीय होता है। वायु कूपिकाएं हृदय में पाई जाती है, गलत, फेफड़ों में पाई जाती है। मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180 से 100 mmHg होता है, बिल्कुल गलत, 120 mm और आपका 80 mm होता है। ठीक है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। तो यहां पर सत्य और असत्य वाले प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पायरुविक अम्ल का कोशिका में विखंडन कहां होता है? तो जो पायरुविक अम्ल है उसका कोशिका के अंदर जो विखंडन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका विखंडन होता है। ठीक है, पायरुवेट का
पायरुविक अम्ल का कोशिका के अंदर जो विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो मनुष्य के फेफड़ों में जो गैसों का विनिमय है वो होता है वायु कूपिकाओं में। कहां पर होता है? वायु कूपिकाओं के अंदर होता है। ठीक है। अगला, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम। तो मनुष्य के अंदर जो श्वसन वर्णक है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और पौधों के अंदर किसको बोलते हैं? पौधों के अंदर बोलते हैं क्लोरोफिल को। मनुष्य में तरल संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? आपके रक्त, ब्लड को कहते हैं तरल संयोजी उत्तक। प्रश्न संख्या 5, मनुष्य के मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों के अंदर जो भोजन का परिवहन है वो होता है फ्लोएम उत्तक के द्वारा। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नेफ्रॉन। अगला, एक कृत्रिम वक्रक के द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। क्या कहते हैं? अपोहन या डायलिसिस। ठीक है, ये वो प्रक्रिया है अपोहन या डायलिसिस। और यहां पर बोला है उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं यूरिया उत्सर्जीकरण। क्या बोलते हैं? यूरिया उत्सर्जीकरण। यूरिया उत्सर्जीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के वक्रक किस तंत्र का भाग है? तो मनुष्य की जो वक्रक है, किडनी होती है, वो आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग होती है। ठीक है, फिर पायरुवेट के विखंडन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? तो पायरुवेट के विखंडन की क्रिया होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, आगे, भोजन का पाचन आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का जो पाचन है आहार नली के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो पाचन की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है आपकी, वैसे तो मुख गुहा से प्राप्त होती है। कहां से प्रारंभ हो जाती है? मुख गुहा से। लेकिन वास्तविक जो पाचन की क्रिया है वो प्रारंभ होती है आमाशय से। कहां पर होती है? आमाशय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वो होता है आपका पेप्सिन। कौन सा होता है? पेप्सिन। फिर वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? तो वो होता है आपका लाइपेज। फिर फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि किस प्रकार के जीव हैं? तो ये आपके जीव है मर्तोपजीवी, यानी ये अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों या सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर करते हैं, अतः इन्हें कहते हैं मर्तोपजीवी जीव। ठीक है, अगला, पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? आप सब जानते हैं, उसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक। क्लोरोफिल। और मानव के अंदर रक्त के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन। सिराओं की कौन सी संरचना रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है? तो सिराओं की जो संरचना होती है हृदय के कपाट। क्या होते हैं? हृदय के कपाट, जिसे हम कहते हैं वॉल्व। क्या कहते हैं? वॉल्व। ये क्या करते हैं? ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। फिर एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 18वां, हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों से आए विऑक्सीजनीकृत रक्त को ग्रहण करता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है? तो हृदय का जो दाया आलिंद होता है, कौन सा? दाया आलिंद, उसके अंदर शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है। हृदय का कौन सा भाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त प्रेषित करता है, भेजने का काम करता है? तो वो करता है बाया निलय भाग। कौन सा करता है? जो शरीर के विभिन्न अंगों को शुद्ध रक्त पंप करने का काम करता है, बाया निलय। इस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, यानी ऐसी कौन सी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रुधिर, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई नहीं होती है, वो रुधिर प्रवाहित होता है? तो वो होता है फुफ्फुस धमनी में। कहां पर होता है? फुफ्फुस धमनी के अंदर आपका अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। बाकी शरीर की जितनी भी धमनियां हैं उनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जो फुफ्फुसी धमनियां हैं उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस शिरा में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर प्रवाहित होता है, यानी शुद्ध रुधिर, तो वो होता है फुफ्फुस शिरा के अंदर। कहां पर? फुफ्फुस शिरा के अंदर आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी जो और प्रश्न बच रहे हैं उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आज हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सब आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।